हेलो बच्चों, आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की वितान पुस्तक का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, अतीत में दबे पाँव। ये पाठ ओम थानवी द्वारा लिखा गया है और ओम थानवी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओम थानवी का जन्म 1957 में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई थी। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया। दिल्ली और कोलकाता के संस्करणों का संपादकीय दायित्व भी संभाला और संप्रति ये इसी समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्यरत रहे। इन्होंने जो ये पाठ लिखा है, इस पाठ का हम लोग सारांश पढ़ेंगे। सारांश के साथ साथ इसके मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। पाठ काफ़ी लंबा है बच्चों, तो अगर आप इसको केवल सारांश में भी पढ़ लेते हैं और सभी बातों को याद रखते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। कुछ इसके मुख्य प्रश्न हैं जो अक्सर से बार बार पूछे जाते हैं, तो हम परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ को पढ़ेंगे। आपके पास अगर समय मिले कभी तो आप इसका पूरा पाठ एक बार फुल रीडिंग जरूर कर लें। तो इसका सारांश देखिए। लेखक कहता है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया में सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। अभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई, तो ये सब एक्सकेवेशन साइट्स हैं जहाँ पर की खुदाई करके हमारे इतिहास के बारे में पता किया गया। तो उस समय जब ये खुदाइयाँ हुई तो पता चला कि ये दोनों जगहें जहाँ पर शहर निकले, पुरानी खुदाई करने पे ऐसा लगा कि पुराने शहर थे। तो ऐसा पता चला कि ये नियोजित शहर थे। नियोजित मतलब प्लान्ड सिटी थे, मतलब ये बहुत पुरानी खुदाई है और उस समय भी सब कुछ कितना प्लान था ये हमको खुदाई करने पर पता चला। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। अभी ताम्रकाल हमारे जो हिस्ट्री में जो कालों को बांटा गया है उसको ताम्रकाल, सिल्वर काल, इस तरह से स्वर्ण काल, इस तरह से कालों को बांट दिया गया है। तो ये जिस समय तांबे का पता चला उस समय के काल को ताम्रकाल कहा जाता है। तो उस समय का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भौड़े, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। अब खुदाई करने पर क्या क्या मिला? बड़ी बड़ी इमारतें टूटी फूटी थी, खंडहर मिले उनके, सड़कें बनी हुई मिली, पक्की सड़कें बनी हुई थी, धातु के पत्थर की मूर्तियाँ बनी थी, चाक पर बने हुए बर्तन मिले। चाक मतलब जैसे जो आजकल चाक के मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो चाक को घुमा करके उस पर बनाए हुए बर्तन भी मिले और सजाने का, संवारने का सामान मिला, कुछ खिलौने भी मिले। तो उसको देख करके ये पता चलता है कि आज नहीं, ये बहुत पहले से हमारे सभ्यता में ये सब कुछ है। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। अब जब रेल लाइन बिछने लगी, हमारे देश में रेलवे आई, तो रेलवे लाइन जब ट्रैक बना तो उस समय कुछ साक्ष्य जो थे, जो कुछ प्रूफ थे, वो प्रूफ खत्म हो गए थे, खुदाई में खराब हो गए। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को का केंद्र माना जाता है। मोहनजोदड़ो जो खुदाई है, ये एरिया बच्चों आपको पता होगा राजस्थान से आगे का है और पाकिस्तान में आता है ये हिस्सा जहाँ पर एक खुदाई हुई। तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो को आज भी सभ्यता का केंद्र मानते हैं। मतलब हमारा सिविलाइजेशन, हम आज अपने आप को कहें कि हम सिविलाइज्ड हुए, हमने बहुत कुछ आविष्कार किया, ऐसा नहीं है। हम हजारों वर्षों पहले भी सभ्य थे। वो तो बहुत से ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं कि कभी कभी पृथ्वी समाप्त हो जाती है और फिर से नया शुरू होता है। तो वो सभ्यताएं जो हैं वो ज़मीन में दब गई। बारिश, पानी, आंधी की जलजले की वजह से वो सब सभ्यताएं नीचे चली गई, ज़मीन में चली गई और लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं। फिर जब खुदाई करी गई और उसके बारे में कुछ पढ़ा गया, अनुमान लगाए गए, तब हमें पता चला कि हम कितने सभ्य थे आज से इतने करोड़ों वर्ष पहले भी। ये 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। क्या? मोहनजोदड़ो की सभ्यता 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। मतलब इतने लोग वहाँ रहते थे। यह नगर, मोहनजोदड़ो का नगर जो था, वो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था तथा ये प्राकृतिक नहीं थे। और जो टीले मतलब मिट्टी को ऊंचा करके बना दिया, वहाँ पर घर बना लिए, थोड़ा नीची मिट्टी थी वहाँ पर, ये प्राकृतिक टीले नहीं थे, बनाए हुए टीले थे। मतलब आदमी ने टीले बनाए, ऊंची जमीन को ऊंचा किया और फिर वहां पर वो रहने लगा। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह से उनको ऊंचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कों व गलियों में अब भी घूमा जा सकता है और वो शहर जो है वो अभी भी, अगर आप वहां पर जाएं, कुछ एरिया उसका देखने लायक, पहले काफी समय तक लोग वहां देखते थे, अभी उसको बंद कर दिया गया है, कोई वहां पर जा नहीं सकता।
तो वहाँ पर शहर में सड़कें और गलियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ का जो सामान है, वो जो कुछ भी सामान खुदाई में मिला उसको ला करके म्यूज़ियम्स में रख दिया गया है। अब वो म्यूज़ियम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं, परंतु शहर वही है, वो शहर आज भी वहाँ मौजूद है। यह शहर की गलियाँ, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि इतनी सुंदर और नगर नियोजन की कहानी कहते हैं। वो जो कुछ वहाँ से मिला हमको खुदाई में, वो इतना सुंदर है और इतना प्लान्ड है कि हमें पता चलता है कि हम सदियों पहले भी इतने सभ्य थे और इतने सुंदर चीज़ें हम बनाते थे, उनको हम रखते थे। हम आज के सभ्य नहीं हैं। हमारी जो हिंदुस्तान की परंपरा है, हमारी भारतीय सभ्यता जो है, वो बहुत पुरानी सभ्यता है। अगर आज करके लोग कहते हैं हम डेवलप्ड हैं और भारत को डेवलप नहीं मानते, तो हमारे ऊपर इतने लोगों ने आक्रमण किया, इतने लोग हमारे ऊपर आकर के शासन किया, हमारे ऊपर बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आई जिससे हमारी सभ्यता जो है वो नष्ट होती गई। वरना हम लोग बहुत पुराने और बहुत सभ्य थे। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है। अभी वहाँ जो हड़प्पा में मिला, मोहनजोदड़ो में जो मिला, तो एक बड़ा सा ऊंचा सा चबूतरा मतलब ऊपर प्लेटफॉर्म ऊंचा सा बना दिया, उसके ऊपर बौद्ध स्तूप बना हुआ है। स्तूप आप जानते होंगे, जिसमें बौद्ध लोगों के अनुयायियों की हड्डियां और उनका सामान रखा जाता है, वो स्तूप बना हुआ है। परंतु मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। लेकिन ये जो सभ्यता है, ये टूटे फूटे टीलों पर बना है, सब कुछ टूटा फूटा मिल रहा है, अवशेष उसके मिलते हैं। आपको कुछ नाम याद रखने होंगे बच्चों। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की। अभी राखल दास बनर्जी का नाम याद रखेंगे, इन्होंने उस स्तूप की खोज करी। जब उन्होंने वो स्तूप खोजा तो उस समय उनको ईसवी पूर्व जो है वो ईसा पूर्व के निशान मिले। ईसा मसीह जब हुए थे उससे भी पहले के निशान इनको वहां देखने को मिले। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। जो बाद के हमारे जो भारतीय पुरातत्व विभाग जो होता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, उसके जॉन मार्शल ने निर्देश दिया कि यहाँ खुदाई करके और सारे साक्ष्य निकाले जाएं। और भारत दुनिया की प्राचीन लेखक सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचा, और भारत का जो प्राचीन लेखक था वो भी वहां पर पहुंचा। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। और नागर भारत पुराने जो भारतीय नगर था उसका सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। लैंडस्केप मतलब एक पूरा स्थान, पूरा चित्र जो आपको देखने को मिलता है, वो सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। सर्दी के मौसम में भी धूप घुमाए तो तस्वीरों के रंग उड़े प्रतीत होते हैं। अभी जब आप वहां जाएं तो जैसे एक कोई पिक्चर हो, लैंडस्केप फोटो हो, उसका रंग उड़ गया हो, ऐसी सी स्थिति वहां की है। आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपको कुछ अवशेष मिलेंगे, आप पुरानी बातों को अनुमान से समझ सकते हैं। बहुत कुछ साफ साफ नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी अभी अवशेष उसके देखने को मिलते हैं। इसमें जो स्तूप वाला हिस्सा है उसको गढ़ कहा जाता है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में है, और जो बाकी की इमारतें हैं वो खंडहर के चबूतरे के पश्चिम में है। यानी वेस्ट चबूतरा जो ऊंचा बना था जहां स्तूप था, उसके वेस्टर्न में कुछ इमारतें देखने को मिलती हैं। वेस्ट साइड में वहां क्या क्या है? प्रशासनिक इमारतें। ऐसा लगता है कोई मैनेजमेंट वाली वहां पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। सभा भवन बना होगा, शायद कोई ज्ञानशाला बनी होगी जहाँ पर लोग बैठ के ज्ञान अर्जित करते होंगे। कोई कोठार मिले, कोठार मतलब जहाँ अन्न रखे जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े कुछ कोठार जैसी बिल्डिंग्स मिली। तो ये सब जब देखा गया तो अंदाज़ा लगाया गया कि उस समय भी प्रशासन था, मैनेजमेंट था। सभ्यता को कैसे चलाया जाता होगा, कोई मैनेजमेंट चलाता होगा, सभाएं होती होंगी, सब लोग सभा भवन में बैठते होंगे, ज्ञानशाला यानी लाइब्रेरी जैसी कोई जगह होगी, कोई कोठार है यानी यहाँ पर ये लोग अन्न रखते थे, इसका मतलब वो अन्न उगाते भी होंगे, उनको अन्न उगाना, खेती करना भी आता था। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड और मूल स्वरूप में बचा है, शेष इमारतें उजड़ी हैं। केवल वहां पर एक महाकुंड जो है वो ठीक ठाक मिला, बाकी सब इमारतें टूटी फूटी मिली। तो वो कुंड कैसा है? जहां पर अनुष्ठान यज्ञ हुआ करते थे, ऐसा कोई कुंड भी वहां देखने को मिला। तो अभी आपने इस पूरे पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि जब वो खुदाई की गई तो जॉन मार्शल के निर्देश पर वो खुदाई की गई, वहां पर स्तूप मिला जो ऊंचे चबूतरे पर बना था, प्रशासनिक इमारतें थीं, सभा भवन थे, ज्ञानशाला थी, कोठार थे, और वहां पर केवल एक महाकुंड जो था यज्ञ का, वो ही उसके मूल स्वरूप में मिला, बाकी सब कुछ टूटा फूटा उजड़ा हुआ मिला। आगे के पैराग्राफ में देखिए, मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है। अभी वहां जो सिटी की प्लानिंग थी वो बड़ी सुंदर है। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी, यानी सड़कें ऐसे थी बच्चों, ग्रिड शेप में, या तो सीधी सीधी और उनको काटती हुई सड़कें, क्रॉस चेक जैसी। ग्रिड
में सड़कें थी। आजकल के जो प्लान्ड सिटी हैं, जैसे चंडीगढ़ को प्लान्ड सिटी कहते हैं या भुवनेश्वर को प्लान्ड सिटी कहा जाता है, तो ये सिटी कैसे हैं, इनमें सड़कें आपस में पैरेलल हैं, रोड्स पैरेलल बनाई गई हैं। जो सिटी प्लान नहीं होते तो जहाँ मर्जी हुई वहाँ सड़कें गलियाँ पतली पतली निकाल दी। तो उस समय में शहर तो कैसा था, प्लान्ड नियोजित शहर था। वहाँ पर सड़कें नियोजित थी और आड़ी और सीधी सड़कें थी। इस वस्तुकार को ग्रिड प्लान कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ग्रिड प्लान। आपको ये याद रखना पड़ेगा, इस पर एक प्रश्न आता है। और आजकल की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन होता है। आजकल जो नई कॉलोनीज बनने लगी उसमें सब रोड्स पैरेलल्स होती हैं, परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामी ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु इनमें स्वयं विकसने की क्षमता नहीं है। अभी कुछ जगह और पर ब्राजीलिया में, चंडीगढ़ में, इस्लामाबाद में भी ऐसे शहर हैं। चबूतरे के गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती थी। वहां कुछ ऐसा मिला कि जैसे चबूतरा बना हुआ ऊंचा सा प्लेटफॉर्म, ऐसा भी समझ में आने लगा कि चबूतरा था, उस पर गढ़ बना हुआ था, उसके सामने उच्च वर्ग की बस्तियां थी। मतलब उच्च वर्ग निम्न वर्ग, यानी इस तरह से जाति विभाजन, वहां पर लोगों का विभाजन भी था, वर्गों में लोग बटे थे। उच्च वर्ग के लोग के घर जो थे वो सामने थे चबूतरे के, और निम्न वर्ग के उसके पीछे की तरफ थे। और 4-5 किलोमीटर दूर पर सिंधु नदी बहती थी और इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे पहले शहर और सभ्यताएं कैसे बसती थी, नदियों के किनारे सभ्यताएं बसती थी, क्योंकि नदियां जो हैं हमारी लाइफ लाइन होती हैं। हमें जीवन के लिए पानी चाहिए, पानी से हम अन्न उगाते हैं तो हमें भोजन के लिए अन्न मिल जाता है। पानी हमारी बेसिक ज़रूरत है। तो नदियों के किनारे सभ्यताएं बसती थी। तो ये कौन सी नदी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये सिंधु नदी के किनारे बसती थी। तो ये सब कुछ कहाँ बना था, नदी से 5 किलोमीटर दूर पर। दक्षिण में टूटे घर कामगारों के हैं। अभी दक्षिण साइड में जो साउथ में घर थे वो टूटे फूटे कामगारों, कैसा लगता था, छोटे घर बने, तो वहां पर काम करने वाले लोग रहते होंगे और सामने की तरफ ऊंचे लोग रहते होंगे। अभी हमें ये नहीं पता कि जो निम्न वर्ग था या कमजोर वर्ग था वो था कि नहीं। हो सकता है वो निम्न वर्ग होगा, उनके घर छोटे मोटे टूटे फूटे घर होंगे, कमजोर घर होंगे तो वो टूट गए होंगे इतने सालों में। जो उच्च वर्ग था, जिनके मजबूत पक्के ईंटों के घर बने थे, वो हमें थोड़े बहुत उसके अवशेष मिले। तो ये सब कुछ कहना अभी बिल्कुल निश्चित नहीं है। ये सब कुछ हम साक्ष्यों पर जो प्रूफ मिले उसके आधार पर हम ये सब बातें अनुमान से कह सकते हैं। अभी वहां पर एक बहुत बड़ा महाकुंड मिला टीले के पास। वो कैसा था, स्नान घर था, सामूहिक स्नान घर था वहां पर, और वहां पर लोग एक साथ वहां पर नहाते थे। नहाना, स्नान जो था वो उत्सव के रूप में मनाया जाता था, ऐसा अनुमान है। आज भी होता है। आज आपने देखा होगा नदियों के किनारे मेले लगते हैं और स्नान पूर्णिमा होती है, लोग स्नान करने जाते हैं। और वो कितना 40 फुट और 25 फुट चौड़ा व 7 फुट गहरा था। 40 फुट चौड़ा, 25 फुट लंबा और 7 फुट गहरा वो कुंड बना हुआ था। उसमें पानी भरा जाता था और नहाते थे वो लोग। फिर उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती थी, उनसे 3 तरफ साधुओं के, अभी कुंड से सीढ़ियां बनी थी, सीढ़ियों से नीचे कुछ कमरे बने थे, उसमें साधुओं के कमरे थे। उत्तर में 2 पात में 8 स्नानघर थे और किनारे स्नानघर बने हुए थे। स्नानघर मतलब औरतें नहाती होंगी वहां पर, कुछ ऐसे स्नानघर भी थी। इनमें से किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता था, और कितनी अच्छी ब्यूटीफुली उसको बनाया गया था कि किसी भी बाथरूम का दरवाजा दूसरे बाथरूम के सामने नहीं खुलता था। अगर सामने सामने दरवाजे खुलेंगे बाथरूम से तो कोई बाथरूम से निकलेगा तो सामने वाले को दिख जाएगा, तो दरवाजे उल्टी दिशा में था। इसका दरवाजा इधर खुल रहा है, इस वाले का दरवाजा इधर खुल रहा है। तो ये सब प्लानिंग होती है। तो ये इतने सुंदर तरीके से बना हुआ था। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था, और जो कुंड बना था पानी का, उसमें पक्की ईंटें लगी थी। मतलब कच्ची और पक्की ईंटें, मिट्टी से ईंटें बना दी गई, वो कच्ची ईंटें। फिर उसको भट्टी में पका देते हैं तो पक्की ईंटें मजबूत हो जाती। आजकल के हमारे घर कैसे पक्की ईंटों से बनते हैं, तो उस समय भी वो कुंड जो था वो पक्की ईंटों से बना हुआ था। और पानी बह के ना निकल जाए उसको रोकने के लिए और गंदे पानी से बचाने के लिए कुंड के तल व दीवारों पर चूने व चिरौड़ी के गारे का प्रयोग किया गया था। अभी कुंड पक्की ईंटों से बना दिया, उसके ऊपर मिट्टी और गारे से प्लास्टर कर दिया गया, लेयर बना दी गई, जिससे कि बाहर का गंदा पानी कुंड में ना आने पाए और कुंड का साफ पानी बाहर ना जाने पाए। तो मतलब ये सब बताने से आपको क्या पता चल रहा है कि आज हमने तरक्की नहीं करी, हम तब भी इतने डेवलप्ड थे। जल निकासी का ऐसी सुविधा थी। अच्छा, जो नालियां बनी थी बच्चों, वो नालियां ऊपर पत्थर से ढकी हुई थी। आज आपने देखा होगा शहरों में आज भी बहुत जगह ओपन ड्रेनेज है, गंदा पानी निकलता है और खुला है ऊपर से, कीड़े मकोड़े मच्छर
मक्खी आते हैं, लेकिन उस समय जो नालियां थी वो ऊपर से ढकी हुई थी, यानी कवर्ड नालियां थी। तो जल निकासी का ऐसा व्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में नहीं मिलता। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार था, कुंड के दूसरी तरफ बड़ा सा कोठार बना था, कोठार घर, जहां पर कि अनाज को रखा जाता था। शायद यहाँ कर के रूप में हर साल अनाज जमा किया जाता था। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि वहाँ अनाज होता था और लोगों से कर लिया जाता होगा, वहां पर अनाज को रखा जाता होगा। वहां पर चौकियां मिली, 9 चौकियां मिली, 3 कतारें, नई चौकियों की 3 कतारें थी। बैलगाड़ी के भी साक्ष्य मिले, पहिए के साक्ष्य मिले, यानी पहिया आज से नहीं है, उस सभ्यता में भी पहिया था, बैलगाड़ी थी जो माल की ढुलाई करती होगी। सिंधु घाटी काल में व्यापार के स्थान पर उन्नत खेती भी होती थी। वहां पर गेहूं, चावल जैसे अनाज के कुछ अंश भी मिले, सूखे अंश मिले। तो पता चला इसका मतलब ये लोग तो अनाज भी उगाते थे, खेती भी करते थे। अब इसे खेतीहर और पशुपालक सभ्यता माना जाता है। और अब हमने मान लगे कि उस समय भी खेती करते थे और पशुओं को रखा करते होंगे, क्योंकि ऐसे भी साक्ष्य मिले, हड्डियां मिली, जानवरों के अवशेष मिले, तो पता चला वो लोग जानवर भी रखा करते थे। पत्थर और तांबे की बहुतायत थी, परंतु लोहा नहीं था। एक चीज कमी मिली, लोहे की चीजें नहीं मिली, तांबे की चीजें मिली, पत्थर के बर्तन मिले, औजार मिले, हथियार मिले। पत्थर सिंध से तथा तांबा राजस्थान से मिलता था। अभी पत्थर ज्यादातर सिंध में बहुत पत्थर होते हैं, आज भी पत्थर वहां से आते हैं, तो हो सकता है सिंध से पत्थर लाते होंगे। तांबा कहाँ से मिल जाता होगा? राजस्थान, क्योंकि वो पास था, तो राजस्थान से वो तांबा लाते थे और उसके उपकरण बना करके खेतीबाड़ी किया करते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की उपज के सपूत मिले। अब आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के सपूत मिले, यानी ये अनाज वहां देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कपास यानी रुई, बेर, खजूर, खरबूजा, अंगूर, ज्वार, बाजरा, रागी की खेती वहां होती थी। ये जो मिलेट्स थे, इनकी वो लोग खेती करते थे। इस सब के साक्ष्य हमको उस खुदाई में देखने को मिले। यहां से सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूने में से एक था। अभी जो वहां पर कपड़ों के टुकड़े मिले और कॉटन कपड़ा, तो इससे पहले कॉटन कपड़ा इतने पुराने समय में कहीं नहीं मिला। तो इसका मतलब इतने पहले यहाँ पर सूती कपड़ा बनता था, उसका नमूना मिला। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला। जॉर्डन में भी सूती कपड़े के निशान मिले, लेकिन ये हमसे उससे भी 3000 साल पहले हमारी मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला। मोहनजोदड़ो में रंगाई भी होती थी। अभी वहां पर कुछ बड़े बड़े बर्तन मिले जिसमें रंग घुला हुआ था, तो ऐसा लगता है। और कपड़े जो थे वो अलग रंगों के भी मिले, तो पता चला यानी वो कपड़ा भी बनाते थे और उसकी रंगाई भी करते थे। साथ ही साथ ऊन व लिनन का आयात सुमेर से होता था। ऊन के भी साक्ष्य मिले। लिनन मतलब बिल्कुल सूती कपड़ा। अभी वहां पर नगर जो थे वो 2 भागों में बटे थे, ऊंचा नगर, नीचा नगर। तो यहाँ पर बरामदा बना हुआ, किनारे किनारे पत्थर, खंबे खंबे खंबे, किनारे किनारे पूरा उसके एक वरांडा, कॉरिडोर जैसा, और पीछे पीछे कमरे। इस तरह की इमारतें वहां देखने को मिली और ऊंचा नगर और नीचा नगर देखने को मिला। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया। अब जब खुदाई करी गई तो जो टीले ऊंचे ऊंचे थे उनको खोदना पड़ा, तो वो घट गए थे, छोटे हो गए थे। और एक तरफ ऐसा लगता था रईसों की बस्ती है और एक तरफ छोटे लोगों के घर हैं। बड़े चौड़ी सड़कें, बहुत सारे कुएं, तो बहुत सारे मिले। तो कुएं मिले, नालियां मिली, बंद नालियां मिली, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था उनका। मोहनजोदड़ो के सभी खंडों की खुदाई करने वाले पुरातत्व वेदताओं ने संक्षिप्त नाम डीके रचा। अब इन्होंने उसका जो शॉर्ट नेम रखा उसको डीके रखा। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। वो उस एरिया को उन लोगों ने नाम रख दिया डीके। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यहाँ पर एक लंबी सड़क है तथा 33 फुट चौड़ी है। इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियां आ जाती, इतनी चौड़ी सड़क कि एक साथ 2 बैलगाड़ियां साथ साथ चल सकती थी। एक सड़क बाजार तक जाती थी और एक सड़क से दोनों ओर घर है, यानी सड़क के दोनों तरफ घर थे। घरों के दरवाजे बच्चों सड़क पे नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। तो ये भी कितनी अच्छी बात है। सड़क पर खुलने वाले घरों में क्या होता है, वहां पर धूल मिट्टी सब आती, तो घरों के किसी भी घर के दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे। ये भी एक खास बात थी वहां की। इन सड़क के दोनों ओर घर थे, सड़क की तरफ कोई दरवाजा नहीं था। काबूजिया ने भी चंडीगढ़ में इसी शैली का प्रयोग किया है। जो काबूजिया जिसने चंडीगढ़ से सिटी प्लान किया है, उसने भी ऐसा ही किया है। सड़क पर किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुलता। सड़कों के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां थी। हर घर में स्नान घर मिला। जितने घर वहां टूटे फूटे मिले उन सब में स्नान घर मिला था। सोचो आज के जमाने में हमें शौचालय बनवाना पड़ रहा है, और उस समय उस सभ्यता में हर घर में स्नान घर था। औरतों को बाहर निकल के नहीं जाना पड़ता था, घरों में स्नान घर था। नालियां, घर का पानी
हौदी तक लाती थी। कुछ नालियों से पानी बाहर से अंदर आता था और गंदा पानी दूसरी नाली से घर से बाहर जाता था, और फिर वे नालियाँ जाल से जुड़ जाती थी, और वो नालियाँ जो थी वो बाहर गंदे पानी को ले जाने का एक जाल था, तंत्र बना हुआ था, जाली तंत्र, एक जाल जैसा बना हुआ था, और वो उससे जुड़ जाती थी। ज़्यादातर नालियाँ ढकी हुई थी, कवर्ड नालियाँ थी। बस्ती के भीतर 912 फुट तक चौड़ी है। सड़कें 9 से 12 फुट चौड़ी, मतलब 9 फुट 12 फुट चौड़ी चौड़ी सड़कें वहां देखने को मिली। बस्ती में कुएं पक्की हुई एक ही आकार की ईंट से बने हैं। जितने कुएं मिले वो पक्की ईंटों के बने हुए कुएं मिले, और एक ही आकार की ईंटें। और कुएं कैसे मिले बच्चों? खुदाई हुई तो जमीन तो नीचे तक खोदी गई, तो कुएं ऊपर की तरफ ऐसा लगता था खंबे खड़े हुए हैं। वो खंबे नहीं थे, कुएं थे। वो नीचे तक खुदाई गई, नीचे तक गए हुए थे। और जब हमारी खुदाई हुई तो वो कुएं ऐसा लगा जैसे पिलर्स खड़े हुए हों। और यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए। कितने कुएं? 700। इसे जल संस्कृति भी कहा जाता है, और इसीलिए मोहनजोदड़ो की सभ्यता को, सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जल का इंतजाम बहुत अच्छा था। पानी आने के लिए नालियाँ, गंदे पानी के जाने के लिए नालियाँ, कुंड भर में स्नान घर, हर घर में स्नान घर, सामूहिक स्नान घर देखने को मिला। गंदा पानी बाहर ना कुंड में ना आ सके उसके लिए अलग इंतजाम था। लेयर बनाई गई थी, प्लास्टर कर दिया गया था, नालियां ढकी हुई थी, पानी का इंतजाम बहुत अच्छा था। इसीलिए इसको जल संस्कृति कहा। डीकेजी हल्के के घरों के दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे। अभी यहाँ जो डीकेजी हल्का, जो एरिया का नाम उन्होंने डीकेजी रख दिया था, उसमें जो हल्का था उसके घरों की दीवारें कैसी थी? ऊंची ऊंची और मोटी मोटी दीवारें केवल एक ईंट की चिनाई नहीं थी, उसमें चौड़ी चौड़ी करके कई लेयर बना करके दीवारें बनाई गई थी, मतलब मोटी मोटी दीवारें थी। सभी पक्की ईंटों से बने हुए थे। और घर कैसे बने थे? पक्की ईंटों से। तथा ईंटें भी एक ही आकार की 1, 2 और 4 के अनुपात में थी। जो हमारी आज की ईंटें हैं बच्चों, वो भी इसी तरह से प्रोपोर्शनेट होती हैं। तो उनकी सभी ईंटें एक ही अनुपात में थी, और सब एक तरह की ईंटों से बने हुए थे घर। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार हैं, खिड़कियां नहीं हैं। और घरों की खास बात क्या थी? खिड़कियां नहीं थी दरवाजे घरों में। बड़े घरों के भीतर आंगन की चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। बड़े बड़े जो घर थे उनमें खिड़कियां थी, लेकिन छोटे घरों में खिड़कियां नहीं थी, केवल द्वार थे। तथा घर छोटे बड़े सब तरह के थे। सभी घर एक कतार में है, मतलब एक पंक्ति में, ऐसा नहीं एक इधर किधर एक इधर एक इधर, मतलब हैफेजर्ड बनाओ, सब लाइन से घर बने हुए थे। तथा अधिकतर आकाश 30 गुना 30 फुट का था, और 30 बाई 30 का घर था उनका, मतलब अच्छे बड़े साइज के उनके घर थे। कुछ इनसे काफी बड़े भी हैं और कुछ और भी बड़े घर थे। सबकी वास्तुशैली भी एक जैसी लगती थी। जो उनका आर्किटेक्चर था वो सब एक तरह का था। DKBC हल्के से एक घर के दाढ़ी वाले याचक नरेश की मूर्ति मिली। अभी वहां पर एक बड़ा घर था, जो उसमें से एक नरेश की मूर्ति मिली। वो कैसा था? दाढ़ी वाला। तो नरेश मतलब राजा की, एक राजा की मूर्ति मिली। वो मूर्ति दाढ़ी वाला राजा था वो। HR हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल भी मिले, कुछ हड्डियों के ढांचे मिले। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी इस हल्के के छोटे घर से मिली है। अभी वहां एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली, आपकी पुस्तक में उसका चित्र भी बना है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। अभी एक घर बड़ा था, वहां पर उपासना केंद्र भी था। यहाँ समझने वाली बात क्या है? घर जो थे वो कतार से बने थे, मोटी मोटी दीवारें थी। प्रवेश द्वार तो था पर खिड़कियां नहीं थी। कुछ घर बड़े थे, कुछ बहुत बड़े थे। उनमें से एक राजा की मूर्ति मिली जो कि छोटी मूर्ति थी, बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति नहीं थी, छोटी मूर्ति थी। और एक नर्तकी की मूर्ति मिली जिसके कि बालों का, उसके आभूषणों की जो कलाकारी थी वो देखने लायक थी, बहुत खूबसूरत थी। अभी गढ़ी के पीछे VS हिस्से में रंगरेज का कारखाना है। अभी हमने पहले पढ़ा कि वहां रंगाई का काम होता था, तो रंगरेज का एक कारखाना मिला जिसमें बड़े बड़े बर्तन थे जिससे रंग, शायद वो लोग रंग करते होंगे। जहां जमीन में ईंट के गोल गड्ढे उभरे हुए थे। जब रंगाई होती है बच्चों तो बड़ी बड़े ऐसे डीप बर्तन होते हैं, तो वो ऐसा लगा जैसे उठे हुए कोई चीज वहां थी। ऐसा अंदाजा किया गया कि ये वो बर्तन होंगे जिसमें वो लोग रंग बनाते होंगे। यहाँ 2 कतार में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है। अभी वहां एक मंजिल मकान भी मिले। कुछ मकान ऐसे थे 16 जिसमें एक ही मंजिल थी, डबल मंजिल नहीं थी।
सब में 2-2 कमरे हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर होंगे, और वो छोटे घर जिसमें 2 कमरे थे, लगता है वो कामगार होंगे, जो मजदूर लोग रहते होंगे उनके घर होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं चौकोर या आयताकार है। अभी एक खास बात और क्या निकली कि सभी चीजें का शेप क्या था, या तो स्क्वायर था या रेक्टेंगल था, चौकोर या आयताकार। केवल कुएं जो थे वो गोल मिले। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान हुआ। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। अभी बड़े बड़े जो घर थे उनमें कुछ कमरे छोटे छोटे भी थे, तो या तो उनकी आबादी बढ़ गई होगी तो घर में से कमरे बनाने पड़े होंगे, या फिर बड़े लोग घरों में नौकर रखा करते होंगे जिनके छोटे साइज के कमरे थे। ये सब बच्चों अनुमान है, जो जैसा वहां मिला उससे हम अनुमान लगा करके उस समय की सभ्यता के बारे में अंदाजा लगाते। सीढ़ियां जो थी वो घरों में लकड़ी की बनी हुई थी। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती थी। अधिकतर घर में खिड़कियां दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं। अभी कुछ ऐसे बालकनी जैसा निकला हुआ ऐसी कोई चीज वहां पर देखने को नहीं मिली। गर्म क्षेत्र में ये चीजें आम होती हैं। जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां छज्जे नहीं बनाए जाते हैं, तो शायद गर्मी रहती है, क्योंकि वो एरिया सिंध वाला इलाका जो है वो गर्म एरिया है, तो वहां शायद छज्जे जैसी चीज नहीं थी। इसका तात्पर्य यह है कि हाथी, शेर, गैंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि यहाँ जंगल थे। अभी वहां पे कुछ तस्वीरें मिली, फोटो, जिसमें हाथी बनाए, शेर बनाए, गैंडे बने हैं, तो इससे पता चलता है कि वहां आसपास जंगली जानवर थे और जंगल रहा होगा। वहां पर नहरों के प्रमाण नहीं मिले, मतलब नदी तो थी सिंधु घाटी की नदी, सिंधु की नदी, लेकिन उस नदी से नहरें नहीं बनाई गई थी। तो शायद ये लोग वहां से कुएं का इस्तेमाल करते थे और कुओं से ही वो सिंचाई का काम करते होंगे, और शायद कुओं का ज्यादा इस्तेमाल करने से जो पानी का स्तर था वो नीचे चला गया होगा, और नीचे चला जाने से पानी की कमी हो गई और बस्ती उजड़ गई होगी। ये सब अनुमान है, वो वहां की खुदाई से मिले। अभी लेखक जो है वो वहां घूम रहा है, तो वो कह रहा है तेज हवा बह रही थी, हर जगह लेखक को साए साए की ध्वनि सुनाई दे रही थी। वो उस खुदाई वाले एक्सकेवेशन साइट पर घूम रहा है तो साए साए हवाएं सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडहर है नहीं है, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है। किसी भी घर समय एक अपराध बोध भी होता है। लेखक को यहाँ राजस्थान और सिंध गुजरात के घर याद आ गए। यहाँ वह ज्वार की खेती हजारों साल से होती है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए उसे जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आ गई। यह पीले पत्थर के घरों वाला खूबसूरत गांव है। यहाँ घर हैं परंतु लोग नहीं। 150 साल पहले राजा के तकरार व स्वाभिमानी गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़कर चला गया। घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं, लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। अभी लेखक जो है वो उस सिंधु घाटी की सभ्यता के इलाके में घूम रहा है, हवाएं चल रही हैं, खंडहर घर पड़े हुए हैं, तो उसको देख करके उसको लगा कि घर केवल दीवारें और मकान नहीं होता, घर लोगों की याद दिलाता है कि यहाँ कभी कोई रहा होगा। ऐसे ही उसको एक राजस्थान के जैसलमेर के कुलधरा की याद आ गई। जैसलमेर के इलाके में कुलधरा एक गांव है, वहां पर राजा और लोगों प्रजा में कुछ लड़ाई हो गई थी, तो प्रजा जो थी वो सब लोग अपना अपना घर छोड़ छोड़ के वहां से चले गए। तो वहां घर तो रह गए लेकिन इंसान नहीं रहते थे। तो वो घर कैसा हो गया था, अनजान, सुनसान, वीरान हो गया था वो गांव। तो उसको उस गांव की याद आ गई। बाद में वो कह रहा है कि लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। लोग तो चले गए लेकिन वो वक्त वहीं का वहीं ठहर गया। और ऐसा ही शायद सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ हुआ कि लोग तो खत्म हो गए लेकिन वो सभ्यता आज भी देखने के बाद ऐसा लगता है समय वहीं का वहीं ठहर गया है। वहां पहुंच करके उस समय की जो हलचल थी उसका अंदाजा लगता है। बैलगाड़ी के घुंघरुओं की आवाज लेखक को सुनाई देती है, लोगों के बोलने चालने की आवाज सुनाई देती है। आवाज नहीं, एक अनुमान है। उसके मन में एक भाव आ रहा है कि यहाँ सब लोग रहते हों, कभी ये आबाद होगी, आज ये सब वीरान हो गई है। अभी जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ जब जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई उसके बाद उसने 3 खंडों में एक ग्रंथ, एक पुस्तक छपवाई जिसमें इसके बारे में सब कुछ लिखा। उसमें खुदाई की मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध की वर्तमान बैलगाड़ी के चित्र प्रकाशित हैं। अभी जो बैलगाड़ी होती थी उसके पहिए कैसे होते थे, ठोस सॉलिड पहिए, रिंग नहीं होता था, पूरा सॉलिड एक चक्का होता था। तो उस समय की बैलगाड़ी और आज की वर्तमान बैलगाड़ी के चित्र उसने उसमें छपाए। अब उन पहियों की जगह जीप के उतरन पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतरन पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया, और जो पहिए हवाई जहाज के और जीप के जो पुराने पहिए होते हैं उनको उतार करके लकड़ी के पहियों के ऊपर उनको चढ़ा दिया जाता है, जिससे उनमें घर्षण कम हो जाता है और स्मूथ हो जाती हैं। तो आजकल बैलगाड़ियों में और ये घोड़े गाड़ी में, ऊंट गाड़ी में पुराने पहिए हवाई जहाज और इसके लगते हैं।
मेजबान ने अजायब घर के बारे में बताया। वह अजायब घर छोटा है तथा सामान भी ज़्यादा नहीं, अधिकतर चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। अब वहाँ पर एक अजायब घर था, म्यूज़ियम, वहाँ भी ये लिखा गया। वहाँ ज़्यादा सामान नहीं था क्योंकि ज़्यादातर सामान कहाँ चला गया? कराची यानी पाकिस्तान में, लाहौर, दिल्ली और लंदन। अंग्रेज जो थे वो कुछ ले गए सामान, तो हमारा सामान सब तितर बितर हो गया। वहाँ पे बहुत थोड़ा सा सामान रखा हुआ था। मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज़्यादा मिली हैं। मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से भी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर मिली उस खुदाई में। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और अकासे के बर्तन, मोहरें, वाद्य यानी बजाने की ढोलक, वाद्य यंत्र मिले। चाक पर बने विशाल मृद भांडे, मिट्टी के बर्तन, मृद भांडे, मृद मतलब मिट्टी, भांडे मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले। चौपड़ की गोटियां, यानी लोग वहाँ चौपड़ खेला करते थे, जो महाभारत में खेलते थे ना शकुनी, चौपड़ की गोटियां मिली। दिए मिले, माप तौल के पत्थर मिले, जैसे तराजू में पत्थर रखे जाते थे बाट, वो पत्थर वहाँ मिले। तांबे का आईना, आईना मतलब मिरर मिला। मिट्टी की बैलगाड़ी मिली। 2 पाटन वाली चक्की मिली, जो ऐसे करके चक्की जिसमें अनाज पीसते हैं वो मिली। कंघी मिली। पत्थर के औजार मिले, सोने के गहने आदि मिले। इस अजायब घर में औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं। अभी वहाँ एक खास बात और थी कि उस अजायब घर में औजार मिले लेकिन हथियार नहीं। औजार मतलब टूल्स, हथियार मतलब वेपन। तो वेपन नहीं मिले, टूल्स मिले, यानी काम करने के लिए तो था लेकिन लड़ने का कुछ नहीं था। इसका मतलब वहां पर लड़ाई झगड़े नहीं थे, बहुत शांति से जीवन वो लोग जीते थे। विद्वान, पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिले। विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था, यानी लोग लड़ लड़ करके अनुशासन नहीं करवाते थे, प्यार से वहां अनुशासन होता था और उस समय की सभ्यता प्यार से चलती थी। लड़ाई झगड़े की, मारपीट की जरूरत नहीं पड़ती थी शायद, इसीलिए हथियार नहीं थे। शायद सैन्य सत्ता भी ना रही हो सकता है कोई सैनिक ही नहीं होते हो, वहां लड़ाई नहीं होती होगी। दूसरे, यहाँ प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नदारत है। अभी प्रभुत्व और दिखावे, ये यहाँ पर प्रश्न आता है बच्चों कि वहां दिखावे की संस्कृति नहीं थी। दिखावा मतलब बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मुकुट, बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़ी बड़ी विशालकाय चीजें, ऐसा वहां कुछ नहीं मिला। सब कुछ मध्यम आकार का मिला, छोटे आकार का मिला। तो कहा जा सकता है कि दिखावे की संस्कृति नहीं थी। राजा की मूर्ति भी छोटी थी, उसका छोटा सा मुकुट था, बड़ा कोई महल नहीं मिला, कोई बड़ी बड़ी राज सिंहासन नहीं मिले, कोई बड़े बड़े मुकुट नहीं मिले। तो वहां पर प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नहीं थे। दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां, पिरामिड मिलते हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियां नहीं मिलती। यानी कोई बहुत बड़ा हो गया, कोई महाराज महंत बन गया, उसकी समाधि बन गई, ऐसा वहां कुछ नहीं था। राजा होगा, कोई अनुशासन होगा, लेकिन अनुशासन भी प्यार से चलता था। वहां लड़ने की जरूरत नहीं थी, वहां पर किसी को कुछ दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सब लोग एक मध्यम जीवन जिया करते थे। तो इस सोच के देखिए कि आज से इतने साल पहले यानी सभ्यता कितनी अच्छी थी। आज तो आदमी आदमी से लड़ा मरा जा रहा है, हर न्यूक्लियर बम बनाए जा रहे हैं, तब भी हम शांति से नहीं जी पा रहे। उस समय कोई हथियार नहीं था, फिर भी लोग शांति से जीते थे। यहाँ की मूर्ति, शिल्प व औजार भी छोटे, वहां जो कुछ भी था वो सब छोटा मिला। मुकुट, नावें, सब छोटा छोटा। शायद ये लो प्रोफाइल सभ्यता थी। ये पंक्ति याद रखेंगे आप, ये कैसी सभ्यता थी? लो प्रोफाइल, सब कुछ लो कैटेगरी का था। बहुत हाई प्रोफाइल, बहुत दिखावा नहीं था, वहां पर कुछ भी नहीं था। शायद यह लो प्रोफाइल सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो साधन व व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है, परंतु यहाँ आडंबर नहीं था। अच्छा, वहां पर सारी व्यवस्था थी, सब सुविधाएं थी, लेकिन दिखावा नहीं था। हमारे पास तो कुछ भी, जरा सा भी कुछ आ जाए तो हम तो दिखावे में लग पड़ते हैं। वहां कुछ भी ऐसा आडंबर नहीं था। दूसरे, यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जो कुछ भी लिखा हुआ मिला पत्थरों पर, कागज पर, ताम्र पत्रों पर, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अतः अनेक रहस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। जो कुछ भी हमें साक्ष्य मिले उससे बहुत कुछ हमने जान लिया, परंतु जो कुछ लिखा हुआ मिला स्क्रिप्ट, वो अभी पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए बहुत से राज अभी तक हमें मालूम नहीं, यानी पूरी ज्ञान हमें अभी भी नहीं है। सिंधु घाटी के लोग, ये लोग कैसे थे ये भी पता चला कि उनको आर्ट में बड़ा शौक था। उनकी मूर्तियां, उनके बर्तन, उस पर चित्रित मनुष्य की कलाकृतियां, वनस्पतियां, पशु पक्षी की छवियां, सुनिर्मित मोहरें मिली, वहां पर मोहर मिली और उस पर भी कुछ कुछ उकेरा हुआ था। सब कुछ बनाया, एनग्रेव करके बना था। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइन्स भी मिली। तो इससे पता चलता है कि वो कला प्रेमी थे। जो आपके पुस्तक में वो नर्तकी की मूर्ति बनी, उसके बालों का विन्यास, केश विन्यास बहुत सुंदर है, मतलब जूड़ा बना हुआ है, ऑर्नामेंट्स पहने, तो वो कला प्रेमी भी थे। आकृतियां, खिलौने सुगढ़ अक्षरों से सिद्ध होती हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, और ये इसकी एक और विशेषता है कि वहां पर सौंदर्य बोध था, यानी सुंदरता के प्रति उनका प्यार था।
सिंधु घाटी की सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। अब ये पंक्ति याद करने वाली है बच्चों। राज पोषित यानी राजा और प्रजा का वहां पर व्यवहार नहीं था। धर्म पोषित भी नहीं था कि धर्म है वो हिंदू धर्म से लोग डंडे से चलते हैं या मुसलमान धर्म था, ऐसा कुछ नहीं था। वो समाज क्या था? समाज पोषित यानी समाज, एक सामाजिक व्यवस्था थी वहां पर। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई धार्मिक नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई उसके अनुयायी नहीं। इस तरह की सभ्यता नहीं थी। वो राज पोषित सभ्यता नहीं थी, धर्म पोषित भी नहीं थी। वो कैसी सभ्यता थी? समाज पोषित सभ्यता थी। अगर राज पोषित होती तो कैसा होता? बड़ा राजा होता, महल होता, मुकुट होता, राजा के ही मूर्तियां मिलती, राजा के पोस्टर मिलते। ऐसा कुछ नहीं मिला, छोटा छोटा सब कुछ मिला, लो प्रोफाइल मिला। तो इसका मतलब राज पोषित नहीं थी। धर्म पोषित, कोई बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हो, मंदिर हो, मस्जिद बने हो, ऐसा कुछ नहीं मिला। एक सिर्फ यज्ञशाला मिली, स्नान घर मिले, वो भी ऐसा लगता था सब मिलजुल करके वहां पर रहते थे। सामूहिक स्नान तक जो है वो उत्सव की तरह मनाते थे, सामूहिक स्नान करते थे। तो धर्म पोषित भी नहीं थी, समाज पोषित थी, यानी सब लोग आराम से रहते थे। ना वहाँ हथियार मिले, ना वहाँ सैन्य शक्ति मिली, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब अनुशासन प्रियता से, प्यार से अनुशासन चल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ये राज पोषित नहीं, ये धर्म पोषित नहीं थी, समाज पोषित सभ्यता थी। अजायब घर में यानी म्यूजियम में तांबे और कांसे की सुइयां मिली। अब सुई भी मिली, काशीनाथ दीक्षित के सोने की 3 सुइयां मिली। शायद ये कशीदाकारी में काम आती होंगी, यानी वो कढ़ाई सिलाई भी जानते थे। नरेश के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला, जो नरेश की मूर्ति मिली उसने एक दुशाला पहना, एक शॉल पहना है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई की डिजाइन बनी है। इसका मतलब वो कढ़ाई सिलाई भी जानते थे। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है। आज भी सिंध में अजरक जो है ब्लॉक प्रिंटिंग, लकड़ी के खांचे बनाते हैं, उसको कलर में डिप करते हैं और कपड़े पे ठप्पा मारते हैं, इसको अजरक की प्रिंटिंग कहते हैं। तो वो आज भी वहाँ की फेमस, ये सिंध की पहचान है। गुजरात में और सिंध में इसकी ये अजरक का काम मिलता है। यहाँ हाथी दांत व तांबे के सुए भी मिलते हैं, यानी हाथी के दांत की और तांबे की सुइयां मिली, सुए बड़ी बड़ी सुइयां भी मिली, जो शायद दरी बनाने के काम आते। कपड़े के लिए छोटी सुई और बड़ी बड़ी दरियां बनाने के लिए बड़े बड़े सुए भी मिले। तब मोहनजोदड़ो की खुदाई बंद, अब मोहनजोदड़ो की खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई। अभी सिंधु नदी जो थी वो ज़्यादा दूर तो थी नहीं, 5 किलोमीटर दूर थी। तो अभी सिंधु घाटी की नदी का जो पानी है उससे दलदल वहाँ पे आ रहा है। तो अगर ज़्यादा खुदाई करी गई तो जमीन के धंसने का डर है, इसलिए मोहनजोदड़ो की खुदाई को अब बंद कर दिया गया है। अब इन खंडहरों को बचा कर रखना ही बड़ी चुनौती है, और अब हमारी सरकार जो खंडहर हैं उसका कंजर्वेशन कर रही है, उनको बचा के रख रही है कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारी धरोहर है, उसको हम संभाल के रख पाए। और खुदाई नहीं की जा रही। अगर और होती तो शायद और कुछ मिलता, लेकिन क्योंकि नदी का पानी की वजह से दलदल पैदा हो रहा है और वहाँ पर खतरा हो गया है, इसलिए उस खुदाई को बंद कर दिया गया है। और अब उसका बहुत हिस्सा लोगों के विजिटिंग टूरिज्म के लिए भी बंद कर दिया गया है। शायद थोड़ा सा दूर से कुछ देखा जा सकता, पहले लोग देखने जाया करते थे, शायद लेखक तब जा पाया होगा, अब कोई नहीं जा पाता। तो बच्चों, ये थी अतीत में दबे पाँव, यानी हमारे अतीत मतलब पुराने समय में हमारे पाँव के निशान अभी भी दबे हुए हैं, यानी हम आज के नहीं हैं, हम बहुत प्राचीन हैं। हमारी सभ्यता बहुत प्राचीन है और बहुत विकसित सभ्यता थी। वो हमें मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई पर पता चली। अभी इस पाठ में जो मुख्य बिंदु हैं उनको याद रखना है। समझ में आपको शायद आ गया होगा। अब हम जब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे तो हम एक बार दोबारा इसको समझेंगे प्रश्नों के उत्तरों के साथ, और मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी बताऊंगी, जिससे कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकेंगे। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त होता है और मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।